कि यहाँ पे जो एक कंप्रेशन स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यही है कि ये इतनी स्ट्रेंथ तक ये बीम जो है वो रजिस्ट करेगा, ये इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। तो देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया आई वाई, ये जेड आपका क्या होगा, आई वाई वाई मैक्स, और वाई मैक्सिमम आपका क्या है, टॉप से आपका 120 के समथिंग जो आ रहा था वैल्यू, ये रहा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया आई से। आई आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखा, आई की यूनिट होती है mm⁴ और वाई की वैल्यू यूनिट होती है आपकी mm। तो यहाँ पे आपका जो जेड सेक्शन मॉडुलस होता है उसकी यूनिट बनती है mm3। मैं फिर आपको एक बार इंस्ट्रक्ट करूँगा कि आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो आप यूनिट को विशेष तौर पे देखेंगे, आपको यूनिट यहाँ पे हर जगह गिवन है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि 120 लिख करके छोड़ दिया। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस इवन स्पेशली जब मेरे केसेस में आप मिड सेम में या फिर एग्ज़ाम में आप सॉल्व करेंगे तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी का भी हो, आप उसको यूनिट को माइंड में रखते हुए सॉल्व करिए। ठीक है, देन सेम हमने टेंसाइल स्ट्रेन के लिए निकाला, बॉटम पोर्शन का फाइबर टेंशन है, टेंशन स्ट्रेन के बेसिस पे भी हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम 30 जो कि इसकी परमिशन वैल्यू उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका फिर कन्फ्यूज़न होगा। अब क्या है कि ऊपर वाला पोर्शन आपका कंप्रेशन का था, अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि जो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी आप उसे लेंगे। अब y तो आपका 121 आ रहा है, तो आपको सेकंड वाले केस में भी आपको 121 लेना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमने यहाँ पे 121 क्यों लिया है, 121 इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो इस न्यूट्रल एक्सिस के से अबव वाला जो केस है वो सारा के सारा केस आपका कंप्रेशन का है और नीचे वाला केस आपका टेंशन का है। तो आपको जो वाई की वैल्यू लेनी है, ये इस कंप्रेशन से स्टॉप तक की वैल्यू लेनी है और यहाँ से आपको इस न्यूट्रल एक्सिस से इस बॉटम तक की वैल्यू लेनी है फर्स्ट केस में। अब ये क्वेश्चन एक और आएगा आपके मन में कि भाई हमने प्रीवियस क्वेश्चन इतने देखे, आई सेक्शंस भी देखे, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शंस भी देखे, तो वहाँ पर तो हम एक कांस्टेंट वाई की वैल्यू ले लेते थे। तो लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको गिवन है कि आपका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कंप्रेशन में और नीचे वाला पोर्शन टेंशन में, और वहाँ पे थ्रू आउट आपको परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ गिवन है। तो इस कारण से आपको टॉप मोस्ट फाइबर की जब भी आप कंप्रेशन सेक्शन की बात करेंगे तो कंप्रेसिव सेक्शन में उसकी न्यूट्रल एक्सिस से उसके टॉप फाइबर तक की जो सीजी है, जो डिस्टेंस है, जो वाई है, वो आपका होगा वाई मैक्सिमम, और टेंसल में आपको बॉटम मोस्ट फाइबर लेकर उसकी न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होगी उसे काउंट करना। तो ये चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपकी टोटल 2 चीज़ें ध्यान में रखने वाली है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपेरिजन में। फर्स्ट कि यहाँ पे आपको 2 अलग अलग परमिसिबल वैल्यूज़ गिवन है, स्ट्रेस वैल्यू गिवन है, एक फर्स्ट कंप्रेशन के लिए, तो सेकंड टेंशन के लिए, और दूसरा यहाँ पे वाई आपको क्या चूज़ करना है किस केस में, और आपको 2 मोमेंट की वैल्यू निकालनी है और 2 मोमेंट में आपको ये देखना है कि किसकी वैल्यू आपकी लोअर है। क्योंकि लोअर वाली क्यों चूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज़ किसी वन केस में आपको मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी 1000 किलोन्यूटन मीटर आ रही है और किसी में 2000 किलोन्यूटन पर मीटर आ रही है। अब मैं 2000 के बेसिस पे डिज़ाइन कर लूँगा, 2000 में मान लो कंप्रेशन है और 1000 में आपका टेंशन है। ठीक है, बट यदि ऐसा हुआ कि आपका जो लोड है मैंने 2000 के बेसिस पे डिज़ाइन कर लिया, 2000 के बेसिस पर डिज़ाइन कर लिया, मतलब मैंने वहाँ पे जो मेरा जो स्ट्रक्चर की डिज़ाइन थी वो ये मान के करी थी कि यहाँ पे मेरा 2000 किलोन्यूटन मीटर तक का लोड को, ये मोमेंट को ये कैरी कर सकता है। बट यहाँ पे 1000 में वो टेंशन में फेल हो रहा है और 1000 का सपोज 1200 किलोन्यूटन मीटर का वहाँ पे मोमेंट जनरेट हो गया, तो आपका जो बीम है वो ऑलरेडी टेंशन में फेल हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन में फेल होने की से पहले। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये पॉइंट का भी सेफ्टी से ध्यान रखना है कि जो भी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी मिनिमम आएगी वही आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपका ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ओके, चलिए तो आप देखिए अब यहाँ पे M1 की वैल्यू देखिए,
क्या आ रही है आपकी वैल्यू 46.29 किलो न्यूटन मीटर। गोट इट। देन ये कैसा आया आपका, यहाँ पे मैंने टॉप फाइबर लिया है। आई आपका कॉमन है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्टिकुलर सेक्शन का हमने आप थ्रू आउट सेंट्रॉइड से निकाल लिया है, तो आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये थ्रू आउट सेम रहेगी और ये 90 आपको गिवन है। तो ये 46.2891 किलो न्यूटन मीटर। न्यूटन पर एमएम को यदि आप कन्वर्ट करते हैं किलो न्यूटन मीटर में तो 10⁶ का इसमें कन्वर्जन होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मतलब 1 किलो न्यूटन मीटर विल बी इक्वल टू 10⁶ न्यूटन मीटर। ओके, क्योंकि 1 किलो न्यूटन मीन्स 10⁻³ न्यूटन और 1 मीटर मीन्स 10⁻³ mm। तो यहाँ पे 10⁶ आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में इसको कंप्रेस कर देंगे। ठीक है। देन आपने टेंशन निकाल ली। टेंशन में मैंने आपको जैसे बताया बॉटम ले लिया आपने और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। तो यहाँ पे आपको 30 गिवन है परमिसिबल वैल्यू, देन आपका आई और देन आपका वाई निकालने के बाद आपकी ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, इन दोनों को कंपैरिजन करिए। यहाँ पे आ रही है आपकी वैल्यू कंप्रेशन में 46 और यहाँ पे आ रही है आपकी 21। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है 46 और 21? बिकॉज आपकी जो एफ पर मैंने आपको बताया था कि एम विल बी इक्वल टू एफ इंटू जेड। तो यहाँ पे कंप्रेशन का जो एफ सी है वो ग्रेटर देन टेंशन। तो यदि लोड कैरिंग कैपेसिटी जो स्ट्रेस जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो यदि कंप्रेशन की ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। बट जैसा कि मैंने आपको कहा जो मिनिमम होगा वो हमें डिज़ाइन में लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हमने टेंशन को रखा है, मतलब इतना 21 हम लेके चलेंगे। 21 से ऊपर यदि जाता है तो ऑब्वियसली वो टेंशन में फेल हो जाएगा और कंप्रेशन में तो वो वैसे भी वो 46 तक जा करके फेल होगा। बट यदि हमने 21 पे डिज़ाइन करी तो हमें पता है कि 21 से ऊपर हमें कोई भी लोड इसमें लेना नहीं है, तो हम सेफ़ रहेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। सपोज़ यदि मैं 46 लूँगा तो मुझे ज़्यादा लोड आएगा। ऑब्वियसली जितना लोड कैरिंग जितना मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मैं ज़्यादा लूँगा उतना ही मेरा लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि मैं दोनों मोमेंट को इक्वल करके लोड निकालता हूँ। तो यदि मेरा ज़्यादा लोड आ रहा है तो ज़्यादा लोड आने पे वही होगा कि वो पहले टेंशन में फेल हो जाएगा बजाय कंप्रेशन के, या इसका उल्टा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, तो देन लास्ट काम आपका क्या है जो हर बार आप करते हैं, आपको मोमेंट निकल गया, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकल गई, आपकी जो स्ट्रक्चर की जो लोड हिस्ट्री है जो आपको जिस तरह के आपको बीम दे रखा है उस हिसाब से आप उसका जो सेंटर पे मोमेंट है उसको उस मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी के इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली सपोर्टेड बीम और देन उसमें भी यूडीएल, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम, देन उसमें यूडीएल और सेंटर पे मोमेंट। तो इसका मोमेंट आपका बनता है हॉगिंग में WL²/8। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये केस में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये WL²/8 को आपने इक्वेट कर दिया। ठीक है, WL², की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो W × 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया आपका 21। तो 21 को आपने इसको आपने 21 के इक्वेट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे W की वैल्यू आपकी आ गई 86.838। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। तो मेरे ख्याल से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें करने का प्रयास ट्राई करा है। एटलीस्ट कुछ इस प्रीवियस क्वेश्चन को आपने घर पर भी ट्राई करा होगा। आप में से मोस्टली कई लोगों की कमेंट्स मुझे मिली है, तो आशा है कि आपको ये ठीक लग रहा होगा। बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो हो सकता है कि कुछ इसमें मुझसे गलतियाँ हो, कुछ आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिए ताकि मैं उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके और उसको रेक्टिफाई करता रहूँ मेरे वीडियोज़ को। देन अभी तक यदि हम देखें तो हमने इस तरह यहाँ तक हमने पूरा आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस के बेसिस पे जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अब इसके बाद आपकी शियर स्ट्रेस का पोर्शन आता है। तो शियर स्ट्रेस से रिलेवेंट हम जो प्रॉब्लम्स है वो अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के तौर पर देना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, तो आप ट्राई करिए, एक दिन का टाइम रखिए, आप उसको कोशिश करिएगा करने के लिए। फिर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट डे उसको अपकमिंग लेक्चर्स में उसको इंटरप्रेट करके और उसका सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चंस देखता हूँ,
1 मिनट। कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपको देखना है। ए सर्कुलर लॉग ऑफ टिम्बर हैज़ डायमीटर डी। आपको कोई सर्कुलर लॉग है, टिम्बर मतलब लकड़ी का एक कोई आपको सर्कुलर लॉग गिवन है। सर्कुलर मीन्स आपको स्ट्रक्चर पता लग रही है कि यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन आपको गिवन है जिसका डायमीटर डी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन वन कैन कट फ्रॉम दिस। मतलब यदि आप उस पर्टिकुलर सर्कुलर सेक्शन से कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन को काटें तो ऐसा कोई सेक्शन फाइंड आउट करो जो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट हो मतलब उसमें आपकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी या जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी स्ट्रेस है, वो आपको मैक्सिमम मिले। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेसेस होगी उतना लोड को बियर कर रहा है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ और कुछ इसमें आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये आपका कोई सर्कुलर सेक्शन है, मैंने इसका प्लान बना लिया है जिसका डायमीटर डी है और सर्कुलर लॉग है टिम्बर का। यहाँ पे आपको एक डायमेंशन आपको इस तरह से इसको काटना है, इसमें से एक ऐसा रेक्टेंगुलर इसको कट करना है। इसको इमेजिन करिए कि एक कोई सर्कुलर सिलेंडर है और उसको बीच में से, जैसे यहाँ पे आपको साइज दे रखी, जैसे सपोज ये सर्कुलर सिलेंडर है तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर का इस तरह से कट करना है और कट करने के बाद उसकी जो ये डायमेंशन है डी और बी, ये इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ट्राई करिए किस तरह से आप करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ आपको हिंट है कि इस तरह से इन्होंने इसको सॉल्व करा है, डी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक इसकी एक पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस सेक्शन को, इस डायमेंशन को इन्होंने मेज़र कर लिया है, डी स्क्वेयर इक्वल टू, जो कि जो डी स्क्वेयर है वो क्या है आपका डायमीटर भी है। ठीक है, तो इस डायमीटर से इन्होंने इस डेप्थ को जिसे हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आप इन्होंने डी के फॉर्म में एक इक्वेशन बना ली है। दूसरी आप जानते हैं कि आई क्या होता है इसका, ठीक है, और वाई क्या होता है। तो आपको जेड भी पता है, बी डी स्क्वेयर बाई 6। तो आपको जेड पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप ट्राई करिएगा, यहाँ से आप एम निकाल सकते हैं। एम निकालने के बाद एम में आप स्ट्रेस को रख देंगे क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा वो आपको लेना है। एफ आपको फाइंड आउट करना है। तो आप पहले इसको कंपैरिजन करेंगे इस तरह से और यहाँ पे वो डायमेंशन आप यहाँ पे निकालेंगे। डायमेंशन मतलब आपको डी की वैल्यू निकालनी है। डी यदि पता लग गया आपको तो आप यहाँ इजीली बी निकाल लेंगे क्योंकि डी पता है और ये डी के टर्म्स में आप यहाँ पे बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको सोचिए, मेन टाइम में इस क्वेश्चन को हम फिर देखेंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। इतने सब क्वेश्चन जो हमने करे हैं उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप इसे देखेंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी मुझे इसमें काफ़ी रेक्टिफिकेशंस की नीड है। तो आप प्लीज़ इसमें मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे कमेंट करिए और हम फिर इसको देखते जाएंगे। और यदि मैं इसमें एक प्लानिंग और कर रहा हूँ कि हम बीच में कुछ एक क्विज़ रख लेंगे और उस क्विज़ से क्या होगा कि आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आपका मन लगा रहेगा इस पर्टिकुलर इसमें सब्जेक्ट्स में। और उस क्विज़ के कुछ मार्क्स रहेंगे तो आप लोगों से मैं डिस्कस करके आपका जो भी प्रोबेबल टाइम रहेगा उस टाइम को, जब भी ये यूनिट कंप्लीट होगी तो इस यूनिट के बाद हम एक छोटी सी क्विज़ रख लेंगे, उसके मार्क्स हम काउंट भी कर लेंगे आपके मिड टर्म की इसमें भी आप में। तो इससे आप लोगों की भी ये यूनिट रिवाइज हो जाएगी और मिड टर्म का भी आपका एक जो है वो काम हो जाएगा। तो मैं कुछ उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूँगा, उसमें आपको कुछ टाइम दे दूँगा असाइनमेंट टाइप से। इस तरह से हम कुछ इसमें प्लान करेंगे आगे। आप भी कुछ आइडिया दीजिए कि हम कैसे इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आपके सजेशंस भी मुझे देते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, ध्यान रखिए, आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
ठीक है।